हेलो दोस्तों। आज हम हमारी क्लास 10th के रियल नंबर चैप्टर की एक्सरसाइज सेकंड करेंगे। इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखेंगे। तो जिसको भी यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है एनसीईआरटी सॉल्यूशन में तो वो सॉल्यूशन चेक कर सकता है। जिसको लगता है कि मेरा सब कुछ पढ़ा हुआ है तो फॉरवर्ड कर सकता है, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है डायरेक्टली उसमें जंप कर सकता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रीड कीजिएगा। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हर नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। कैसे करेंगे आता है हमें। पहला नंबर कौन सा है 140। 140 की प्राइम फैक्टर निकालते बनेगा क्या। सबसे पहले 2 से ये कितना हो जाएगा 70। देन 2 से 2 3 जा 6, 1 बचा, 0 हुआ 10, 2 5 जा 35। 35 किससे जाएगा 5 से। 5 7 जा 35, 7 जाएगा 1 से। ठीक है, तो 140 के हमारे पास प्राइम फैक्टर क्या आ गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, मतलब हमने एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख दिया। इतना समझ में आया। थोड़ा सा याद दिला दूं, बचपन से वैसे पढ़ रहे हो प्राइम नंबर क्या होता था, कंपोजिट नंबर क्या होता था, याद है क्या। प्राइम नंबर उसे कहते थे जिसका सेल्फ और वन के अलावा कोई दूसरा फैक्टर ना हो। जैसे टू, टू वन और सेल्फ के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता। जैसे फाइव, फाइव वन और सेल्फ के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होता। जैसे सेवन, सेवन वन और सेवन के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होता। यदि यहीं पे मैं बात करूं सिक्स की, तो सिक्स प्राइम होगा ही कंपोजिट। सिक्स कंपोजिट होगा, क्यों, क्योंकि ये वन और सेल्फ के अलावा भी दो और नंबर है जिससे डिवाइड होता है। कौन कौन से वो नंबर है। एक टू से डिवाइड होता है, टू थ्री जा सिक्स। एक थ्री से डिवाइड होता है, थ्री टू जा सिक्स। तो ऐसे नंबर जो वन और सेल्फ के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं प्राइम नंबर। और जो नंबर वन और सेल्फ के अलावा किसी और से भी डिवाइड होते हैं उसको क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 156। इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले टू लिया, टू सेवन जा 14, वन बचा, 16 हुआ, टू एट जा 16, देन अगेन टू, टू थ्री जा 6, वन बचा, 9 आ गया। 39 3 से डिवाइड हो जाएगा, थ्री वन जा थ्री, थ्री थ्री जा 9। 13, 13 किसी से डिवाइड होगा क्या, किसी से नहीं, वन बस से होगा। तो जब हम 156 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो 156 के प्राइम फैक्टर आ जाएगा 2 इंटू थ्री इंटू 13। मीन्स हमने एक नंबर को इसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। आया क्या समझ में। आगे चलें। नेक्स्ट नंबर दिया हमारे पास 3825। इसका क्या करना है प्राइम फैक्टर निकाल लें। कैसे निकलेगा, वन से डिवाइड जाएगा क्या, टू से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। थ्री से देखते हैं। किसी भी नंबर का एडिशन यदि थ्री से डिविजिबल हो रहा होता है तो वो नंबर थ्री से डिविजिबल होता है। एट्थ में पढ़ के आए हैं आप। तो देखो नंबर ऐड करते हैं। एट और थ्री कितना हो गया 11, 11 और टू कितना हो गया 13, 13 और फाइव कितना हो गया 18, 18 थ्री से डिविजिबल है क्या, है। थ्री सिक्स जा 18 होता है तो ये नंबर थ्री से डिविजिबल होगा। तो थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, टू कैरी आया, थ्री सेवन जा 21, वन कैरी आया, थ्री फाइव जा 15। अब देखते हैं ये नंबर क्या थ्री से डिविजिबल है। टू वन थ्री, थ्री और सेवन 17, थ्री और सेवन 10, 10 और फाइव 15, ये थ्री से डिविजिबल है। तो कितना आएगा, थ्री फोर जा 12, थ्री टू जा सिक्स, थ्री फाइव जा 15। देन क्या अब ये थ्री से डिविजिबल है, फोर टू सिक्स, सिक्स और फाइव 11, 11 थ्री से डिविजिबल नहीं होता। मीन्स 425 थ्री से डिविजिबल नहीं होगा। कौन सा नंबर आएगा अब इसके बाद नेक्स्ट फाइव। फाइव फोर पे जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो फाइव एट जा 40 एंड फाइव फाइव जा 25। देन फाइव 17, देन 17 इज टू 1। तो हमारे 3825 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से हो गए, थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू 17।
मीन्स हमने एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। आया क्या समझ में? आगे चलें क्या? कलर की कोई कमी नहीं है अपने पास, टेंशन नहीं लीजिएगा। सभी क्वेश्चन अपन अलग अलग कलर से करेंगे। क्या ये 3 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। 2 से तो बात ही नहीं है क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। 3 से, अब 3 के बाद कौन सा इवन नंबर आता है? प्राइम नंबर 5। तो 5 से करके देखते हैं। तो 5 ये आ गया 1001। ओके। अब 1001 थोड़ा सा चेक कीजिए किससे जाएगा। 7 से जाएगा क्या? 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, 2 बचा, 7 3 जा 21, 7 से जा रहा है। तो 7 1 जा 7, 3 बचा 30 हुआ, तो 7 4 जा 28, 2 लेफ्ट, 2 1 21, तो 7 3 जा 21। अब 143 किससे जाएगा? 11 से जाता है क्या? 11 1 जा 11, बिल्कुल चला जाएगा। 11 1 जा 11, 3 बचा, 3 33 हो गया, तो 11 3 जा 33। देन 13, 13 पे जाएगा तो कितना आएगा? 1। तो 5005 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ओके, एनी प्रॉब्लम? एक और बचा हमारा, कितना? 7429। कोई कलर बचा क्या? 7429। इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। चलो निकालें। 1 से देखने का तो मतलब ही नहीं है, 2 से जाएगा नहीं क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। 3 से चेक करते हैं। 7 4 11, 11 टू 13, 13 एंड 9, 13 एंड 9 22 होता है। मीन्स ये 3 से नहीं जाएगा। 4 से 5 से भी नहीं जाएगा। 6 से 7 से चेक करते हैं। 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 7 से भी नहीं जा रहा है। 8 9 10 11, 11 से चेक करते हैं। 11 6 जा 66, 8 बचा। 11 7 जा 77, 5 बचा। 11 से भी नहीं जा रहा है। 13 से चेक करते हैं। 13 5 जा 65, 9 बचा। 9 टू 92, 13 6 जा 91, 1 13 से भी नहीं जा रहा है। नेक्स्ट क्या आता है? 17, 17 से चेक करेंगे। 17 4 जा 68 होता है। अब थोड़ा लिखना पड़ेगा, काउंटिंग ज्यादा होने लगी। 17 4 जा 68, 6 बचा। 6 और 2 62, तो 7 3 जा कितना होता है? 51। 62 में 51 गया, तो कितना बचा? 11। 11 इस तरफ आया तो 119 होगा। 119 17 की टेबल में आता है क्या? बिल्कुल आता है। तो ये 17 से जा रहा है। 17 4 जा कितना हो गया? 68, 6 बचा। 62 हुआ। 7 3 3 जा 51, 11 बचा। 17 7 जा होता है 119। ओके, यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, फिर से 17 से जाता है क्या? चेक कर लें। 17 2 जा 34, 9 बचा। 97 नहीं जाता है। नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आएगा? 19। ऐसे आपको सोचते जाना है कौन सा प्राइम नंबर नेक्स्ट आएगा। मतलब आप जब सॉल्यूशन देखते हो रिटर्न, तो आपको समझ में नहीं आता इतना दूर तक हम कैसे पहुंचे। इसलिए मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। हम एक एक प्राइम नंबर चेक करना पड़ता है कि इससे डिवाइड होगा या नहीं होगा। कोई शॉर्टकट वॉर्टकट नहीं होता इसमें। चलो 19 से चेक करते हैं। 19 टू जा 38, 19 से जा रहा है। देखो 9 टू जा 38 हुआ। कितना बचा? 5 बचा। 5 और 7 57, 19 की टेबल में 57 आता है। 19 3 जा 57। 19 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 23, 23 से ये आ गया 1। तो 7429 को हम लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। एनी डाउट? नो डाउट? आगे चलें। ठीक है, चलो। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर। हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है।
एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। वेरीफाई करना है एलसीएम इनटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर होता है क्या। तो देखो, जिनको याद नहीं है बचपन की बातें, उनके लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि एलसीएम क्या होता है। किसी भी दो नंबर का एलसीएम वो होता है, वो छोटा से छोटा नंबर जिसमें दोनों डिवाइड चले जाएं। जैसे 4 और 3 की बात कर लेते हैं। तो एक ऐसा नंबर जाओ बताओ जो 4 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो। सर 24, 24 4 से डिविजिबल है क्या? 4 6 या 26, बिल्कुल है। 3 24 3 से डिविजिबल है क्या? 3 8 या 24, बिल्कुल है। पर क्या ये एलसीएम है? नहीं। क्यों नहीं? सबसे छोटा नंबर चाहिए होता है। इससे छोटा नंबर 12। देखो 4 से डिविजिबल है, 4 3 या 12। देखो 3 से डिविजिबल है। यस। तो छोटा से छोटा वो नंबर जो कि दोनों नंबर से डिविजिबल हो, उसको क्या बोलते हैं हम? एलसीएम। आया क्या समझ में? आया क्या? बात कर लेते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ का जैसे कि फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब दो नंबर में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है। जैसे कि हम बात करें, एक नंबर लिया 8, एक नंबर लिया 6। सबसे बड़ा इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है? देखो ये 2 से भी डिविजिबल है, ये 2 से भी डिविजिबल है, तो 2 इनका कॉमन फैक्टर हो गया। वहीं यदि मैं बात करूं 40 की और 100 की, क्या ये 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। क्या ये 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। पर क्या ये 2 एचसीएफ होगा? नहीं होगा। क्यों? हमें सबसे बड़ा नंबर चाहिए होता है, जो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। देखो 4 दोनों को डिवाइड करता है क्या? बिल्कुल करता है, पर 4 भी सबसे बड़ा नंबर नहीं है। 8 करता है क्या? 8 100 को नहीं करता। 10 करता है? 10 4 जा 40, 10 10 जा 100, पर 10 भी सबसे बड़ा नंबर नहीं है। सबसे बड़ा कौन सा है? 20। 20 40 को डिवाइड कर देता है, 20 100 को डिवाइड कर देता है, तो ये वो सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो ये हो जाएगा 20 हमारा एचसीएफ। आया क्या? ठीक है। एलसीएम जो वो दो नंबर उसको डिवाइड कर देना चाहिए। एचसीएफ एक ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो, दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ तो समझ लिया। अब एक और चीज क्वेश्चन के लिए जरूरी है। दूसरी चीज क्या है? अभी तो इस क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करने बोला है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ दो नंबर का, मान लो ए और बी दो नंबर का एलसीएम निकालें, एचसीएफ निकाला, उन दोनों एलसीएम और एचसीएफ का यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होती है। ये आपको याद रखना है, ये रिजल्ट बहुत काम आएगा। ठीक है। चलो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। सबसे पहले तो एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। तो देखो 26 के हमने फैक्टर लिखे, 2 इटनू 13 आ गया। कैसे आया? वो जो तरीका था ना, ऐसे आया। ठीक है। 91 के फैक्टर लिखे, कितना आया? 7 इंटू 13 आ गया। ठीक है। इसका एलसीएम बताओ कितना आया? एलसीएम कैसे निकालते हैं, ध्यान देना। जो चीज भी दोनों में कॉमन होगी उसको एक बार लेंगे, बाकी सबके सब फैक्टर देंगे। पहले 2 की बात करते हैं। 2 एक बार ले लिया। ठीक है। दूसरा फैक्टर देखा 13, 13 को भी एक बार ले लिया। नीचे देखा 7, 7 को एक बार ले लिया। 13 फिर से लें क्या? नहीं, ऊपर वाले में पहले से ले चुके हैं, तो एक बार 13 ही लेंगे। ठीक है। आया क्या समझ में? मतलब इंडिविजुअल फैक्टर होना चाहिए। ठीक है। 2 एक भी बार नहीं था तो एक बार ले लिया, 7 एक भी बार नहीं था तो एक भी बार ले लिया, 13 दोनों में था तो केवल एक बार ले लिया। ठीक है। तो ऐसे हमने निकाल लिया हमारा एलसीएम।
HCF की यदि बात करें तो HCF होता है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 13, तो LCM आ गया हमारा कुछ 13 7 जा कितना होता है 91, और 91 2 जा कितना हो गया 182। तो ये आ गया हमारा LCM और HCF। अब जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट बोल रहा है कि वेरीफाई करो LCM इंटू HCF प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर होता है क्या। तो देखो, एक LCM इंटू HCF करते हैं 182 इंटू 13, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करते हैं, कौन से दो नंबर जिनका LCM और HCF निकाला है, डेट इज 26 इंटू 91। ये दोनों यदि बराबर आएगा तो LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, और हम बोल देंगे ये वेरीफाई हो गया, क्या, हैंस वेरीफाइड। ठीक है। अब मुझे उम्मीद है आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखाना पड़ेगा, ये तो आप मल्टीप्लाई करके देख लोगे, मैं आपको कैलकुलेटर से करके बता देता हूँ। अभी 10th क्लास में मल्टीप्लिकेशन सीखने की उम्र तो नहीं है ना। किसका किसका मल्टीप्लाई करना है, 26 और 91 का, तो 26 इंटू 91 आया कितना 2366, और LCM इंटू HCF कितना आया 2366। ठीक है, तो LHS RHS के बराबर हो गया, इसलिए वेरीफाई हो गया। ठीक है, कुछ कुछ फील आया, नहीं आया तो अगले क्वेश्चन में और आएगा। नेक्स्ट है 510 एंड 92। एक नंबर दिया है 510, दूसरा दिया है 92। तो सबसे पहले तो इनके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टर क्यों निकाल रहे हैं, LCM और HCF पता करने के लिए। तो ये हो गया 2, 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ओके। देन 5, 5 एंड 1, 17 से जाएगा क्या 51, 17, 3 जा 51, एंड 3 1 जा 92 का निकाल लेते हैं। तो 2 4 जा 8, 2 23, 23 1, ओके। एनी प्रॉब्लम। तो हमारे जो 510 की फैक्टर है ये आ गया 2 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 3, और 92 के फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हमें लिखना है LCM। LCM बताओ भाई कैसे लिखेंगे। जो दोनों में कॉमन होगा उसको एक बार लेंगे, 2 कॉमन है तो एक बार लिया, ठीक है। बाकी बाकी 5 एक बार है, 5 ले लिया। 17 एक बार है, 17 ले लिया। 3 एक बार है, 3 ले लिया। ये 2 इंडिविजुअल है तो 2 भी ले लिया, और 23 ले लिया। दोनों में जो कॉमन होगा बस उसको एक बार लेना है, जैसे कि ये 2 देखो दोनों में था तो केवल एक बार लिया, ठीक है। बाकी सब सिंगल टाइम थे तो सभी को ले लिया। HCF की बात करते हैं। HCF दोनों में कॉमन क्या है, कौन सा कॉमन है दोनों में, 2 कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो HCF आ गया 2। अब हमें वेरिफिकेशन करना है किस चीज का, LHS निकालेंगे। LHS आ जाएगा LCM इंटू HCF, ठीक है। LCM कितना आया, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करना, मैं कैलकुलेटर से करता हूँ। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 77 इंटू 23, ये आ गया 23460। तो LCM आ गया 23460 इंटू 2, मीन्स इसमें पूरे में 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये आया 46920, ओके। LHS आ गया। RHS क्या है हमारा, RHS है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मीन्स 510 इंटू 92, सभी मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है
इतना ही आएगा। और LHS RHS के बराबर आ जाएगा तो हम बोलेंगे HP। हेंस नहीं, प्रूफ नहीं, वेरीफाइड। इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो असल में ये वेरिफिकेशन का क्वेश्चन हमें क्यों मिला है, जिससे हमें ये फॉर्मूला याद हो जाए। कौन सा वाला फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला कि LCM और HCF दो नंबर का यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में जंप करें, इसी का थर्ड पार्ट है 336 एंड 54। तो थर्ड पार्ट है 336 एंड 54। तो सबसे पहले तो इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 8 जा, ओके। 2 8 और 4, 2 4 और 2, 2 2 और 1, 3 7 7 1, ओके। 54 के 2 27 3 9 3 3 3 1। 336 के प्राइम फैक्टर हमने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। और 54 के हमने लिख दिया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखना, सबसे पहले क्या लिखें? सबसे पहले लिखते हैं LCM। LCM कैसे लेते हैं? जो भी फैक्टर दोनों में कॉमन होगा उसको एक बार लेंगे, बाकी सबको इंडिविजुअली ले लेंगे। देखो कॉमन कितना है, एक 2 फैक्टर दोनों में कॉमन है तो इस 2 को एक बार लेंगे। और क्या कॉमन है? एक 3 क्या ऊपर और नीचे कॉमन है? कॉमन है, तो इस 3 को भी एक बार लेंगे और बाकी सबको इंडिविजुअली ले लेंगे। मतलब ये तीनों बचे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये बच गया तो इंटू 7, ये दोनों बच गए तो इंटू 3 इंटू 3। ऐसे क्या आ जाएगा? हमारा LCM आ जाएगा। HCF कैसे लेंगे? दोनों में कॉमन फैक्टर क्या क्या कॉमन है? 2 कॉमन है तो 2 एक बार ले लिया, 3 कॉमन है 3 ले लिया, तो HCF आ गया 6। LCM थोड़ा मल्टीप्लाई करके देखना क्या आएगा, मैं कैलकुलेटर में करके देखता हूँ। 2 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 3, 1 टाइम्स 7, तो ये हो गया 3024, ठीक है। तो LCM निकाल लिया हमने, HCF निकाल लिया। अब क्या करेंगे? वेरीफाई। वेरीफाई कैसे करना है? LHS निकालेंगे LCM इंटू HCF करके, दैट इज 3024 इंटू 6। मल्टीप्लाई आप लोग कर लेना। RHS निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर करके, मीन्स 336 इंटू 54। मल्टीप्लाई आप लोग कर लेना, दोनों बराबर आएगा तो हम बोल देंगे हेंस वेरीफाइड। आया क्या? आगे चलें? चलो, LCM एंड HCF निकालना है, इस बार 3 नंबरों का निकालना, ठीक है। मेथड बिल्कुल सेम वही रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन में दिया है 12। इसका तो इतना बड़ा लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधे लिख लेते हैं। 12 के फैक्टर हो गया 2, 2 या 4, 3 या 12। 15 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 5। 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7। कैसे निकाले फैक्टर? बस यही करके, ये वाला जो तरीका था, ठीक है। अब क्या बताना है हमें? LCM बताना है। तो LCM क्या होता है? जो कॉमन है उसको एक बार लेंगे, बाकी सबको ले लेंगे। कॉमन देखो क्या है, 3 कॉमन है तो 3 को एक बार लिया, बाकी जितना बचे सबको वैसे ही का वैसे ही लिख दिया। ये बचा 2, 2 बार तो 2 ले लिया। 5 बचा तो 5 ले लिया।
7 बचा तो 7 ले लिया। आ गया क्या एलसीएम कितना आया? 4 3 जा 12, 5 जा 12, 5 जा 60 और 67 जा 420। एचसीएफ कितना आएगा? दोनों तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है? 3। तो एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया हमने। आगे चले, नेक्स्ट है 17 के फैक्टर लिखो। 17 इंटू 1 सेकेंड नंबर का कर रहे हैं। दूसरा नंबर क्या है? 23 के फैक्टर लिखो। 23 इंटू 1। 29 के फैक्टर लिखो। 29 इंटू 1। क्यों? क्योंकि ये तीनों प्राइम नंबर है, इनका कोई फैक्टर है ही नहीं, इसलिए अपन ने मल्टीप्लाई बाई 1 करके लिख दिया। नहीं भी लिखते मल्टीप्लाई 1 करके तो कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, अब हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या सीखा है हमने कि एलसीएम कैसे लिखते हैं। जो भी फैक्टर कॉमन होता है तीनों में उसको एक बार लिखते हैं, बाकी सबको इंक्लूड कर लेते हैं। तो देखो इन तीनों में कुछ कॉमन है क्या? 1 है, तो 1 का तो कोई फर्क पड़ता नहीं है 1 मल्टीप्लाई करने में, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी जो जो बचा उसको एक बार लिख लो। 17 बचा तो 17, 23 बचा तो 23 एंड 29 बचा तो 29। जितना आ जाए वो एलसीएम मल्टीप्लाई करके। एचसीएफ मतलब तीनों में कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं है फैक्टर, तो हम एचसीएफ कितना लिख देंगे? 1। 1 का तो डिवाइड सबसे जाएगा ही जाएगा। ये मल्टीप्लाई बता दूं क्या कितना आएगा? एलसीएम हमें करना है, अरे मेरा कैलकुलेटर घूम गया, एक सेकेंड। 17 इंटू 23 इंटू 29 डेट इज 11,339। ठीक है, आपको पेपर में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, वहां आप कर लेना। यहाँ पे मैं आपको मल्टीप्लाई करना बता के फालतू में क्लास का टाइम खराब करूँ, वो कोई मतलब का नहीं है। मल्टीप्लिकेशन तो आप बचपन से आता ही है आपको। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड में है, एक है 8 तो 8 लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। एक है 9 तो 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3। और एक है 25 तो 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5। अब हमें लिखना है इसका क्या? एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? जो फैक्टर तीनों में कॉमन है उसको एक बार लो और बाकी सबको लिख दो। तीनों में कुछ कॉमन है क्या? कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, बाकी जो जो बचे सबको लिख दो। 2 बचे 3 बार तो 2 2 2। 3 बचे तो 3 इंटू 3। 5 बचा तो 5 इंटू 5। ऐसे हमारा आ गया एलसीएम, जो भी मल्टीप्लाई करके आ जाए। ठीक है, और एचसीएफ क्या होता है? तीनों में कॉमन क्या है? कोई फैक्टर तीनों में कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1। आया क्या समझ में? आगे चलें। एचसीएफ दिया है, एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे? गिवन डेट एचसीएफ इतना, एलसीएम फाइंड करो। तो देखो एक तरीका तो हमारे पास है, यदि हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना है तो जैसे हम निकाल रहे थे प्राइम फैक्टर निकालेंगे और उसमें से कॉमन वगैरह देख के फैक्टर्स का एलसीएम लिख देंगे, पहला तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है हमारे पास? एक फॉर्मूला हमने अभी थोड़ी देर पढ़ा था, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर। ठीक है, शॉर्ट में नहीं लिखता, डिटेल में लिख देता हूं। किसी दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो देखो एलसीएम की जगह पे एलसीएम रहने दिया, एचसीएफ हमें दिया है 9 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। टू नंबर कौन कौन से हैं? 305 एंड 657। ठीक है, तो यहाँ से यदि हमें एलसीएम निकालना होगा तो ये हो जाएगा 306 इंटू 657 और 9 इस तरफ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड क्या आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। देखो कुछ कैंसिल होता है क्या? 3 से दोनों कैंसिल हो रहा है, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6। ये भी 3 से कैंसिल हो रहा है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6,
3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो एलसीएम कितना आ गया? 102 इंटू 219, जितना भी आता हो मल्टीप्लाई करके देख लेना। बता दूं क्या? 22338। ओके, आगे चलें। चेक whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। किसी नेचुरल नंबर n के लिए क्या 6 की पावर n डिजिट 0 से एंड हो सकती है? ये क्वेश्चन है। चेक करके बताओ क्या 6 की पावर n, यहाँ पे n क्या है? कोई भी नेचुरल नंबर है, कभी 0 आएगा कि नहीं आएगा? तो देखो, 0 कब आता है मुझे ये बताना। क्वेश्चन समझ गए ना? क्वेश्चन मतलब ये बोल रहा है जैसे कि 6 की पावर 1 कितना हो जाएगा? 6। 6 की पावर 2 कितना होता है? 36। 6 की पावर 3 कितना होता है? 216। तो क्वेश्चन ये बोल रहे हैं n की जगह जब हम ये नेचुरल नंबर रख रहे हैं तो नेचुरल नंबर कहाँ तक होता है? 1 से लेके इनफाइनाइट तक। तो कभी ऐसा होगा कि लास्ट में 0 आएगी? कभी नहीं होगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब अपन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। किस नंबर के 0 में लास्ट आता है? एक 10, 10 के पीछे लास्ट आता है 500, 500 के लास्ट में 0 आता है 60, 60 के लास्ट में 0 आता है 1000, 1000 के लास्ट में 0 आता है। जिस भी नंबर के लास्ट में 0 आता है उसमें एक चीज कॉमन रहती है, वो सभी नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं। मतलब कोई भी नंबर की लास्ट में यदि 0 आता है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। मतलब यदि किसी नंबर को डिजिट 0 से एंड होना है, मीन्स नंबर हु एंड विथ डिजिट 0, वो नंबर जो 0 में खत्म होता है, जिसके लास्ट में 0 होता है, उसका एक फैक्टर 5 जरूर होता है। मस्ट हैव अ फैक्टर ऑफ 5। कोई भी नंबर आप देख लो, बड़ा से बड़ा नंबर देख लो जो 0 में खत्म होता है। 5420, ये देखो, ये 0 से खत्म होता है तो ये 5 से डिवाइड होता होगा। तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, डिवाइड हो गया ना? तो कोई भी नंबर जो लास्ट में 0 से खत्म होता है वो फर्स्ट का फैक्टर 5 जरूर होता है। ठीक है, तो देखो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है क्या 6 टू द पावर n कभी 0 पे खत्म होगा? तो सीधे सीधे इसके फैक्टर देख लेते हैं। यदि फैक्टर में 5 आएगा तो खत्म होगा, फैक्टर में 5 नहीं आएगा तो नहीं खत्म होगा। तो 6 टू पावर n को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3 टू द पावर n। ये आ गया 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। क्या ये 2 प्राइम नंबर है? क्या ये 3 प्राइम नंबर है? इसके इससे ज्यादा फैक्टर नहीं हो सकते, समझे? और इसके फैक्टर में कहीं भी हमको 5 नहीं दिख रहा है, 5 तो इसमें प्रेजेंट है ही नहीं। तो जब फैक्टर में 5 प्रेजेंट नहीं है तो 6 टू द पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। 6 टू पावर n कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0। भाई क्यों नहीं डिजिट 0 से एंड हो सकता? बिकॉज इट डज नॉट हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, ऐसा सब थ्योरी लिख लेना आप लोग अपने हिसाब से। आ गए ना समझ गए? ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है ये नंबर जो है हमारा, ये कंपोजिट नंबर क्यों है, एक्सप्लेन करो। और ये जो नंबर है ये कंपोजिट नंबर क्यों है, एक्सप्लेन करो।
इतना समझ में आया क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है ये जो दो नंबर दिए हैं, पहला नंबर 7 × 11 × 13 +13, ये जो नंबर है ये कंपोजिट नंबर क्यों है? ठीक है, क्वेश्चन ये है। अब याद है आपको कंपोजिट नंबर क्या होता था? यदि याद है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सॉल्व ही होगा अपने सामने। कंपोजिट नंबर वो होता था जिसके वन और सेल्फ के अलावा कोई और फैक्टर हो। क्या 5 कंपोजिट नंबर है? नहीं है। क्यों? ये वन से और सेल्फ से ही डिवाइड होता है और किसी से नहीं डिवाइड होता। क्या 7 कंपोजिट है? नहीं है, क्योंकि 7 वन और सेल्फ के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता। क्या 23 कंपोजिट नंबर है? नहीं है। क्यों? ये वन और सेल्फ के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता। क्या 19 कंपोजिट नंबर है? नहीं। क्यों? ये 19 और वन के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता। ये सब क्या है? ये सब प्राइम नंबर है। क्यों प्राइम है ये? क्योंकि इनका वन और सेल्फ के अलावा कोई फैक्टर नहीं है। कंपोजिट कौन होता है? 4। क्यों? वन और सेल्फ के अलावा एक और नंबर है जिससे ये डिवाइड होते हैं। 6 वन और सेल्फ के अलावा 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। मीन्स वन और सेल्फ के अलावा यदि और कोई इसके फैक्टर होते हैं तो वो क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, मीन्स हम इतना समझ गए कंपोजिट नंबर उसे बोलते हैं जिसके फैक्टर में वन और सेल्फ के अलावा कुछ और आना चाहिए। वन और सेल्फ के अलावा कुछ और आना चाहिए, वो क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो चलो भाई देखते हैं। यहां पर लिखा है 17 × 11 × 13 + 13। क्या यहाँ इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 7 × 11 × 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा? 1 +1 और बाहर क्या निकाल लिया? 13। ठीक है, अब मुझे ये देखना है ये जो नंबर था इसको किस किस से डिविजिबल होना था? पहली चीज तो इसको 1 से डिविजिबल होना था और दूसरी चीज सेल्फ से डिविजिबल होना था। सेवन सेल्फ क्या है? 7 × 11 × 13 + 13। पर ये एक और चीज से डिविजिबल हो गया। किससे? 13 से। इसके फैक्टर में 13 आ गया। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इतना पता है ना? मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 17 × 11 × 1 + 1 मल्टीप्लाई बाई 13। तो नंबर 1 से तो डिविजिबल है, नंबर सेल्फ से तो डिविजिबल है, पर नंबर का एक फैक्टर और है 13, और एक फैक्टर और है, ये भी तो एक नंबर बनेगा ना सॉल्व करेंगे। देखो कितना बन रहा है। 11 × 7 × 1 77, 78 × 13। मीन्स देखो दो दो और फैक्टर हैं, इस नंबर के दो दो फैक्टर और हैं, लेकिन प्राइम नंबर के वन और सेल्फ के अलावा कोई फैक्टर नहीं होते, पर इसके तो फैक्टर हैं, इसलिए ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो रीजन क्या लिखेंगे आप? दिस नंबर कौन सा? 7 × 11 × 13 + 13 हैज other factor than 1 and itself. Therefore, this is a composite number. इस नंबर के वन और सेल्फ के अलावा दूसरे भी फैक्टर हैं, इसलिए ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। आया क्या समझ में? ऐसे ही दूसरा वाला कर सकते हैं। दूसरा वाला क्या है? 7 से लेके 1 तक +5। तो 7 6 5 4 3 2 1 +5, ये शो करना है क्या ये कंपोजिट नंबर है। देखो
यदि ये कंपोजिट नंबर होगा तो 1 और सेल्फ के अलावा इसका कोई और भी फैक्टर होगा। तो यदि हम दिखा दें इसका 1 और सेल्फ के अलावा कोई और भी फैक्टर है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ से 7 इंटू 6 5 कॉमन ले लेता हूँ, ये वाला जो है पार्ट और इस पार्ट से 5 कॉमन ले लेता हूँ। तो 7 6 4 3 2 1 यहाँ बचा, प्लस 1 यहाँ हो गया, और मल्टीप्लाई में क्या आ गया 5। क्यों? 5 कॉमन ले लिया पूरे से। तो देखो पहला पार्ट बन गया ये और दूसरा पार्ट बन गया ये। तो ये जो नंबर हमें दिया हुआ था 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इस नंबर के हैज अदर फैक्टर देन 1 एंड इटसेल्फ। इस नंबर के 1 और सेल्फ के अलावा दूसरे फैक्टर भी है। कौन कौन से फैक्टर? एक तो ये 5 और एक ये नंबर। जितना भी आता हो कैलकुलेट करके लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं तो इतना भी ठीक है। देयरफॉर दिस इज अ कंपोजिट नंबर। समझे क्या? 1 और सेल्फ के अलावा इसका 5 भी एक फैक्टर है और ये नंबर भी एक फैक्टर है, इसलिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, इस पे एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा 12th के बाद, जब अपन गवर्नमेंट वगैरह एग्जाम कभी देते हैं या फिर कोई भी एप्टीट्यूड वगैरह का टेस्ट देते हैं तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उस वक्त तक लोगों को मैथ वीक हो चुकी होती है, तो बनना चाहिए। ठीक है, 10th में ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक्स मिलेंगे आपको जो कि गवर्न जिनका जो क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एप्टीट्यूड में मिलते हैं। तो क्वेश्चन भले ही सेम ना हो लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। हाँ, ये होता है पहले चैप्टर में पहली पहली बार सब कुछ देखते हैं तो थोड़ा सा टफ लगता है। जब अपन 8-10 बार हर चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट लगते जाते हैं तो इनको ना ये बिल्कुल यूज थ्रो हो जाते हैं अपन। ठीक है, जैसे कि लास्ट चैप्टर में, लास्ट क्लास में 9th में आपने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ा, बहुत कंफ्यूजन हुआ, नहीं समझ में आया। इस क्लास में आप फिर से क्या पढ़ोगे? सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, फिर जब सिमिलर ट्रायंगल पढ़ लोगे तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आपको बहुत इजी लगने लगेगा। ठीक है, चलें, चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ो। देयर इज ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, एक स्पोर्ट फील्ड के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट ड्राइव 1 राउंड while रवि टेक 12 मिनट। कोई है सोनिया, इसको 18 मिनट लगता है एक राउंड कंप्लीट करने में। वहीं कोई रवि भी है, इसको 12 मिनट लगता है राउंड कंप्लीट करने में। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। क्वेश्चन ने बोला है कि मान लो कि वो दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, मतलब एक पॉइंट पे स्टार्टिंग के टाइम सोनिया और रवि एक ही जगह पर थे। ठीक है, मान लो इस पॉइंट पर थे, एंड एट द सेम टाइम पे ये दोनों रनिंग चालू करते हैं। एंड इन द सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ना चालू करते हैं, मतलब सोनिया भी मान लो इस तरफ दौड़ रही है और रवि भी इस साइड दौड़ रहा है, और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक ही टाइम पर निकले। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन? कितने मिनट बाद ये वापस मिलेंगे? अब भाई कितने मिनट बाद ये वापस मिलेंगे? देखो सोनिया देर से राउंड लगाती है, 18 मिनट लगते हैं इसको। रवि जल्दी दौड़ जाता है। देखो समझना बात, 12 मिनट में रवि का एक राउंड कंप्लीट हो चुका होगा, लेकिन सोनिया का एक राउंड कंप्लीट हो गया होगा क्या? 12 मिनट की बात करते हैं, सोनिया का राउंड कंप्लीट नहीं हुआ होगा, सोनिया कहीं यहां पर पीछे होगी और रवि कहाँ पहुंच गया होगा? एक राउंड कंप्लीट करके वापस यहाँ पहुंच गया होगा। तो दोनों मिले क्या? नहीं मिले, रवि तो आगे था, रवि पहुंच गया, सोनिया पीछे रह गई। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ये लोग वापस कब मिलेंगे? 18 मिनट बाद देखते हैं। 18 मिनट बाद समझना,
18 मिनट बाद सोनिया तो 18 मिनट में राउंड कंप्लीट करके वापस वहीं पहुंच गई होगी, पर रवि तो आगे निकल गया होगा, क्योंकि रवि का राउंड तो 12 मिनट में कंप्लीट हो गया था, तो रवि 6 मिनट आगे निकल गया, समझे। रवि 12 मिनट में रवि यहां से निकला, रवि ने 12 मिनट में राउंड कंप्लीट किया, और 18 मिनट में रवि तो आगे निकल गया जब तक सोनिया ने क्या किया, अपना राउंड कंप्लीट किया। तो 18 मिनट में भी ये दोनों मिलने नहीं वाले। 18 मिनट में रवि का एक से ज्यादा राउंड हो चुका है और सोनिया का एक राउंड हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है ये मिलेंगे कब। थोड़ा और देखते हैं। 24 मिनट की बात करते हैं। 24 मिनट में क्या होगा, सोनिया का एक राउंड 18 मिनट में कंप्लीट हुआ होगा, रवि के दो राउंड 24 मिनट में कंप्लीट हो गए होंगे, क्योंकि रवि 12 मिनट में एक राउंड लगाता है, और सोनिया का 18 मिनट में एक राउंड कंप्लीट होगा। तो दूसरा राउंड कब कंप्लीट होगा, 36 मिनट में, क्योंकि इसको एक राउंड में 18 मिनट लगता है। तो एक से कुछ ज्यादा चल चुकी होगी सोनिया। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कब मिलेंगे, ये दोनों तो मिल ही नहीं रहे। चलो थोड़ा और आगे देखते हैं। 36 मिनट में देखते हैं। 36 मिनट में रवि के कितने राउंड हो जाएंगे, रवि को कितना टाइम लगता है एक राउंड में, 12 मिनट। 36 मिनट में कितने राउंड हो गए, 3 राउंड हो गए रवि के। ओके, और सोनिया के 36 में कितने राउंड हो गए, 2 राउंड हो गए। तो मुझे ये बताना, ये रवि ने पहला राउंड कंप्लीट किया, कहाँ आया, यहाँ पे एक राउंड हो गया। फिर दूसरा राउंड कंप्लीट किया, कहाँ पर आया, यहाँ पर 24 मिनट में। फिर तीसरा राउंड कंप्लीट किया, फिर इसी पॉइंट पे आ गया, कहाँ पे, यहाँ पे। कितने राउंड हो गए इसके, 3 राउंड हो गए, कितनी देर में, 36 मिनट में। अब सोनिया का देखते हैं। सोनिया ने एक राउंड चालू किया, ऐसे गया, 18 मिनट में इसका एक राउंड लगा। फिर से दौड़ना चालू किया, 86 मिनट में, उस 18 मिनट में इसका दूसरा राउंड हुआ, तो 36 में इसके 2 राउंड होगा, ये भी वापस। तो क्या दोनों अब मिल गए, रवि और सोनिया एक ही पॉइंट पे पहुंच गए। रवि 3 राउंड के बाद पहुंचा, सोनिया 2 राउंड के बाद पहुंची, दोनों लोग फिर से मिल गए। तो क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा था कि ये लोग कब दोबारा कब मिलेंगे, कहां पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर। ठीक है, तो हमें पता चल गया 36 मिनट में मिलेगी। पर यार ये तरीका तो बहुत बड़ा है, कोई शॉर्ट तरीका है क्या। बिल्कुल, इनका जो HCF होगा, मतलब इनका कॉमन फैक्टर होगा, उससे हमें क्या मिलेगा, कॉमन पॉइंट्स इनके कहाँ पे है। लेकिन जो इनका LCM होगा, वो LCM हमें क्या दे देगा, दोनों लोग एक साथ एक जगह पे कहाँ पहुंचेंगे। तो देखो, 18 को हमने फैक्टर लिखे 2 × 3 × 3, 12 के हमने लिखे 2 2 या 4 3 या 12। इनका LCM लिया, इनको जो कॉमन होता है वो एक बार लेते हैं, तो ये 2 एक बार ले लिया, ये 3 भी कॉमन है तो एक बार ले लिया, और जो बचा वो सब ले लिया। एक 3 बचा, एक 2 बचा, देखो कितना आया, 2 3 या 6, 6 3 जा 12, 6 3 जा 18, 2 या 36। तो 36 मिनट इजी था क्या, इतना सारा सोचने से इजी था। ये सब जो हम पढ़ते हैं ना, यदि एक आध एप्लीकेशन का क्वेश्चन मिल जाए तो समझ में आ जाता है कि सीधे हम LCM निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि ये दोनों वापस कब मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि LCM हमें क्या देता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और हमें कॉमन पॉइंट चाहिए था। तो हम LCM निकाल ली और इसका हमें क्या मिल गया कि 36 मिनट बाद वो फिर से मीट करेंगे। तो इसका आंसर भी चाहो तो लिख सकते हो, दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो आज के लिए काफी है, यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.3। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।